उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैंने ये कहा था कि अगर ये OH राइट साइड में India's fastest selling brand. ध्यान आ रहा है भाई सभी को, कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको ध्यान आया होगा, मैंने आपको बताया था कि एक डी ग्लूकोज होता है, ऐसे ही हमारे पास में उसका अपोजिट बन जाएगा एल। ठीक है, ऐसा ही मैंने यहाँ पर फ्रैक्चर्स आप लोगों को डायग्राम में बनवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर मैनोज भी मैंने आपको बनवा रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैनोज भी हमने डिस्कस कर लिया था। बस गलेक्टोज मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, मेरे पास यहाँ पर डायग्राम मतलब जगह थी तो मैंने यहाँ पर गलेक्टोज बना रखा है। एपीमर क्या होता है मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर कोई ऐसा केस हो जाए, ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर जिसमें हमारे पास केवल एक जगह पर डिफरेंस आ रहा हो, जैसे इसमें यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है और इस वाले में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इसको आप लोग कहते हैं एपीमर। ठीक, कोज होगा, ये दोनों एक दूसरे के देखो 1, 2, 3 and 4 यानी कि C4 एपीमर बनेंगे। इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर पर यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों में, ये दोनों यहाँ पर जो माने जाएंगे वो माने जाएंगे C2 एपीमर और ये दोनों जो माने जाएंगे वो माने जाएंगे C4 एपीमर। बताओ भाई, इज इट क्लियर? नारिजा जी सर यहाँ पर ये क्या बोल रही है? हाँ ओके। जो यहाँ पर बीच में पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये निकला कि प्रैक्टिकली ये डेक्सट्रोरोटेटरी है। डेक्सट्रोरोटेटरी हो या लिवोरोटेटरी हो, ये हम प्रैक्टिकल करके ही बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इट इज डेक्सट्रोरोटेटरी। समझ में आ गया ये पॉइंट बेटा? और माइनस अगर लिखा रहता तो वो लिवोरोटेटरी होता। तो प्लस और माइनस यानी कि डेक्सट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी, ये सिर्फ हम प्रैक्टिकल करके ही बता सकते हैं। लेकिन कैपिटल डी वो एक्चुअल में हम कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये जो OH है यहाँ पर या इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो OH है इनके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि ये डीप है। ठीक, अब देखो मेरी बात समझना, जो हमारे पास में एपीमर वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड मैंने लिखे हैं, वही जो एल्डिहाइड वाले हैं वो वाले मैंने कंपाउंड लिखे यहाँ पर। जैसे एक है मेरे पास में DLO, तो ये होता है DDDD, मतलब क्या निकला? DLO क्या बनेगा ये हमारे पास? देखो यहाँ पर बन जाएगा CHO। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, मैं एक बार समझा रहा हूँ जरा। उसके बाद में यहाँ पर रह जाएगा CH2OH। तो ये ऊपर वाले कार्बन पे यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। तो ये बन गया मेरे पास में DLO यानी कि DDDD। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है बेटा, अपने आप को म्यूट कर दीजिए, इसका माइक। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि डी ग्लूकोज क्या होगा, तो मैंने कहा था DLDD। तो बस केवल जो ये वाला जो केस है यहाँ पर, ये वाला जो केस है ये बदल जाएगा और बचा हुआ केस वैसा ही रहेगा। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे H और यहाँ पर लिखेंगे OH, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी। तो मैंने इस तरीके से करके यहाँ पर इनको दे दिया है। अब देखिए जैसे DLO है तो वो DDDD है। अब एक होता है DLTOS, तो DLTOS में क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर का जो हमारे पास में कायरल कार्बोनेटम है, इसमें D है और इसमें L है, लेकिन वास्तव में ये सेकंड नंबर का कार्बोनेटम होगा। ठीक, कायरल कार्बोनेटम फर्स्ट होगा लेकिन वैसे ये सेकंड नंबर का कार्बोनेटम होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का कार्बोनेटम है उसमें यहाँ पर बदलाव आया है, इसलिए इसको कहा जाएगा C2 एपीमर आपस में एक दूसरे का। तो मैंने इस तरीके से करके यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया है, एक थोड़ी सी टेबल बना दी है ताकि ये बात क्लियर रहे। फिर यहाँ पर इनको बना करके दिखाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आप लोगों को दिक्कत नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से ये सब बातें समझाई थी। साइक्लिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया था कि वहाँ पर या तो MEHCl बनता है जिसमें OR और OH ग्रुप हो, एक साइड में OR होना चाहिए, एक साइड में OH होना चाहिए, एक साइड में H होना चाहिए, एक साइड में R, तो हेमीएसिटल। और अगर OR R और H आता है एसिटल कहा जाता है। फिर मैंने कहा था कि एक फ्यूरान के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एक पायरेट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसको पायरानोज स्ट्रक्चर बोलेंगे और इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोला जाएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बात समझाई थी कि जैसे हमारे पास में ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज से एक बनेगा हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज।
डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनेगा हमारे पास में यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज। बताओ भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर। यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से डायग्राम बनवा के समझाया है। क्योंकि अगर ये टॉपिक मैं नोट्स में से समझाता तो आपको समझ में भी नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, क्योंकि इसमें मुझे बना करके तो वो चीज मैंने बना करके नहीं समझाई है। मैं केवल एक बार रिपीट करा रहा हूँ। उसके बाद में फिर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ये मैंने आप लोगों को बनानी सिखा दी है, दोनों की साइक्लिक स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बनानी सिखा दी। देखिए रेयरली हो सकता है, कभी कभार ही हो सकता है कि आपको इनकी जो चेयर और बॉट फॉर्म है, यानी कि जो चेयर फॉर्म है उसको बनाना पड़े, तो इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, जो इसमें नीचे होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जो इसमें ऊपर होता है वो ऊपर लिखा जाता है। ऐसे ही सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे OH डाउन है तो OH डाउन ही रहेगा और H अप रहेगा। थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर H डाउन है, H डाउन रहेगा और OH अप रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आराम से आप चेयर और बोर्ड फॉर्म भी इनकी, मतलब चेयर फॉर्म भी इनकी बना सकते हो। बताओ भाई क्लियर है? आगे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन कौन कौन सी होती है? इसमें बेटा ऐसा होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बना के दिखाता हूँ एक बार। इसमें ऐसा होता है कि आप पहले ये दो इस तरीके से पैरेलल लाइन बना लीजिए, पैरेलल लाइन बना करके फिर यहाँ पर मिला लीजिए, उसके बाद में फिर इसको भी ऐसे मिला लीजिए, और इसको मिलाने के बाद में देखिए जो यहाँ पर आप लाइन बनाएंगे उसमें जो लाइन में बनाऊंगा वर्टिकली अप और डाउन, ये तो हमारे पास में होती है एक्सियल। ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है ये सारी एक्सियल है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास में लोकेशन है, दूसरी लोकेशन जो हमारे पास होती है उनमें आती है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल पोजीशन एक्चुअल में एक कोण को छोड़ करके अगले के पैरेलल बनती है, इसके पैरेलल ये वाली बनेगी यहाँ पर ऐसे ही जैसे ये है, तो इसको छोड़ के इसके पैरेलल यानी कि यहाँ पर ये ऐसे बनेगी, ये इक्वेटोरियल है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर मुझे बनानी है तो वो इसके पैरेलल बनेगी, इसको छोड़ के इसके पैरेलल, यानी कि ये ऐसे बॉन्ड बनेगा। इसको अगर मैं देखूंगा, देखिए इसको छोड़ करके इसके पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास में ये बॉन्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से देखिए इसके पैरेलल बॉन्ड बनेगा मेरे पास में यहाँ पर ये, इसके पैरेलल इसके, या फिर इसके पैरेलल ये वाला बॉन्ड बनेगा। सेम उसी तरीके से एक हमारे पास में इसके पैरेलल बनेगा, या फिर इसके पैरेलल भी आप कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास में एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये ग्रीन कलर से इक्वेटोरियल दिखाई है और रेड कलर से मैंने एक्सियल दिखाई है। ठीक, अब आपने क्या किया, जब इसी सेक्टर आप बना रहे हो तो ऊपर वाली पोजीशन पर यहाँ पर एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास में ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर आपने लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया। और उसके बाद में बस आपको ये देखना है कि जो डाउन है उसको डाउन और जो अप है उसको। बताइए क्लियर हुआ बेटा? ये बना लोगे? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसमें आपको एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं देखना, आपको ये देखना है कि देखो इसमें इक्वेटोरियल अप है और जो एक्सियल है वो डाउन है। यहाँ पर देखोगे इक्वेटोरियल डाउन है, एक्सियल अप है, तो जैसा इसमें अप और डाउन होता है वैसे ही यहाँ पर भी अप और डाउन ही बनेगा। तो इससे आप इसकी जो चेयर फॉर्म है उसको बना सकते हैं या सोच सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपको ध्यान आया होगा, ऐसे ही ये है हमारे पास में डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में यहाँ पर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनी थी जिसमें 5 मेंबर रिंग आई थी। 5 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में या बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल 6 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करती है। तो ये केवल ऐसे ही बनेंगे हार्वर्ड रिप्लिकेंट, जिनको मैं समझा सकता हूँ। म्यूटा रोटेशन एक टर्म थी जिसको मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है? जब आप जो हमारे पास में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, मतलब दो मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ करके डाइसैकेराइड बनता है और फिर पॉलीसैकेराइड बनता है। तो उन यूनिट्स को जोड़ने के लिए जो बीच में बॉन्ड लगता है वो या तो हो सकता है ऑक्सीजन से बना हुआ, तो उसको ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाएगा, या फिर वो हो सकता है नाइट्रोजन से बना हुआ, तो उसको एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये आरएनए और डीएनए के पार्ट होते हैं, आरएनए या डीएनए में बनते हैं। बताओ भाई, इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए भाई,
तो मुझे ये लगे कि हाँ जो समझा रहा हूँ वो आप लोगों ने पहले समझ रखा है और आपको रिवीजन हुआ है, तो ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान आया होगा एक टॉपिक मैंने कहा था कि रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारी कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, या तो हमारे पास में क्या होना चाहिए उसमें फ्री कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, या फिर हेमी एसिटर हो, या फिर हमारे पास में हेमी कीटर हो। ठीक, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें अगर CO ग्रुप भी हुआ तो CO ग्रुप के पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप भी होगा। तो मतलब अगर उसमें CO ग्रुप भी हुआ तो भी वो रिड्यूसिंग शुगर ही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर CO ग्रुप के पास वाले कार्बन पर OH होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी रिड्यूसिंग ही बनेगा। ठीक, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है फिर ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये पॉइंट था मेरे पास। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि ऑल डाइसेकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज दे आर रिड्यूसिंग नेचर, और जो भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे जो है नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। बताओ भाई, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखो फिर मेरी बात समझिए। मैंने आप लोगों को माल्टोज पढ़ाया था, और माल्टोज में आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो मैंने कहा था कि उसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और उसमें अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं 1 और 4 कार्बन एटम पर। तो यहाँ पर इसका डायग्राम आप लोग पहले ही बना चुके हैं, इसका डायग्राम मैंने पहले ही बनवा रखा है, इससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर आप चेयर के हिसाब से देखोगे तो चेयर के हिसाब से जो अटैच होंगे वो इस तरह से होंगे, तो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अब देखिए, एक होता है हमारे पास में लैक्टोज, हो सकता है मैंने बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन अगर आप मोनोमेरिक यूनिट याद रखेंगे इसमें बीटा डी लैक्टोज होता है, और एक होता है हमारे पास में बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसमें एक छोटी सी बात और याद रखेंगे। देखो मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है इस टाइम पर। देखो ये वाला जो लिंकेज होता है ना, ये एक साथ लिखा जाता है, यहाँ वाला इतना ये एक साथ लिखा जाता है, ये वाला लिंकेज। तो मतलब इस साइड का जो कंपाउंड है वो है बीटा डी ग्लूकोज, तो इसको यहाँ पर बीटा लिख देंगे हम, और इधर वाला जो है बीटा डी ग्लैक्टोज, तो यहाँ पर बीटा लिख देंगे, और 1 और 4 कार्बन एटम है तो 1 और 4 को ब्रैकेट में लगा देंगे। तो ये लिंकेज ऐसे करके बोले जाते हैं। बताओ, इज इट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस सर। उसके बाद में देखिए आपको ध्यान आया होगा कि मैंने स्टार्च के बारे में आपको बताया था। तो स्टार्च में क्या होता है कि जो हमारे पास में यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर बनाया था मैंने, और उसको मैंने बोल दिया था बेटा कि वो एमाइलोज होता है। उसके बाद में फिर उसका एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, उसको कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन 80% और 20% एमाइलोज, इसको मिला करके हम स्टार्च बोलते हैं। तो जो स्टार्च है वो बेसिकली ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने दिखा दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत इसमें नहीं आए। एमाइलोपेक्टिन को मैंने बोला था कि वो क्रॉस लिंक्ड है, जैसे एक हमारे पास में यहाँ पर जो है लीनियर पॉलीमर बनेगा, दूसरा लीनियर बनेगा एमाइलोज की तरह से, फिर एक और लीनियर बनेगा। उसके बाद में बीच बीच में यहाँ पर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच हो जाएंगे, तो इससे क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग हुई है ये 1 और 6 नंबर के कार्बन एटम पर होती है। इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि एमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच पॉलीमर है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसका डायग्राम भी दिखाया है, आप चाहेंगे तो इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है क्योंकि मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। यहाँ पर ये वाली जो लिंकेज है ये तो नॉर्मल टाइप की लिंकेज 1,4 लिंकेज है, ये वाली जो लिंकेज है ये वाली, ये सारी 1,4 है, ये 1,4 टाइप की लिंकेज है, यहाँ पर ये 1,4 टाइप की लिंकेज है। लेकिन इस वाले कार्बन में देखो, मैं यहाँ पर काउंट करके बता रहा हूँ, आप देखना, ये 1, यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और ये 6 नंबर का कार्बन एटम है, ये ऊपर 6 होता है। ये वाला जो कार्बन एटम है ये 1 होता है। तो 1 और 6 नंबर के कार्बन एटम पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाएगी, तो एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा, एमाइलो से एमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। बताओ भाई, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो ओरिजिनल डायग्राम है, क्योंकि देखिए जब पढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत बार इतने सब बड़े बड़े डायग्राम बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इन डायग्राम को समझना बहुत आसान है क्योंकि मैंने सब कुछ सिखा दिया आपको। अब देखो, अगला है हमारे पास में ग्लाइकोजन, कुछ नहीं है, ये एनिमल स्टार्च है।
तो स्टार्च और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और यहाँ पर एनिमल की जो बॉडी है उसके अंदर जो पाया जाता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरली ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज ही होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होगा। अच्छा बताओ, कल मैंने आप लोगों को सेल्यू बायोस बताया था क्या? बोलो भाई। यस सर बताए। हाँ, कौन कौन से थे उसमें मोनोमर? मोनोमर यूनिट क्या थी उसकी? बीटा डी। हाँ, तो ये देखो हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोज और यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज। यस सर। और इनकी बेटा 1,4 कार्बन पे बॉन्डिंग बताई थी मैंने, डायग्राम बनवाया था मैंने। तो यहाँ पर देखो इस तरीके की बॉन्डिंग आई थी, आप लोग देख सकते हैं ये 1,4 टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर आई हुई। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारे पास में सेल्यू बायोस। अब सर अगर ये डी ग्लूकोज, हाँ बीटा डी ग्लूकोज से बना, तो ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये तो हो गए। और बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज 1,4 पे जाकर के यहाँ पर अटैच, एक यूनिट का पहला कार्बन एटम और दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन एटम, इससे ये लगातार अटैच होते हुए चले जाएंगे। इससे बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर जो है सेल्यू बायोस। ये मैंने इसकी चेयर फॉर्म को यहाँ पर जोड़ के दिखाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चेयर फॉर्म ऐसे जुड़ जाएगी जैसे कि वो जोड़। अब देखो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज बिल्कुल सेम यही है जो सेल्यू बायोस है। जो हमारे पास में सेल्यू बायोस है ये एक्चुअल में डाइमर है, इसमें 2 यूनिट जुड़ी है, ये डाइसैकेराइड है। इसको लगातार आगे की तरफ और जोड़ते हुए चले जाओ तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास में सेल्यूलोज। ये यहाँ पर 1,4 टाइप की लिंकेज हो गई, फिर यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया और इस तरीके से आगे तक आप इसको बढ़ाते हुए ही चले जाओ तो मेरे पास में यहाँ पर बन जाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज 1,4 के अकॉर्डिंग और इस तरीके से यहाँ पर लिंकेज जाए। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, अब देखिए। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखो। सुक्रोज को मैं पढ़ा चुका हूँ, सुक्रोज की बॉन्डिंग मैं समझा चुका हूँ, इसमें क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की जो बॉन्डिंग होती है वो 1,2 कार्बन एटम पर होती है और इसमें रिड्यूसिंग नेचर नहीं होती है, ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। चलो भाई, अब ये तो बातें वो हो गई जो देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। अब हम बात करते हैं वो जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाई है। हालांकि ये पूछी भी कम जाती है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं लिखित में दे दूंगा तो आप लोग आराम से उनको कर लोगे। जैसे एक टॉपिक ये है इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये सिंपलेस्ट शुगर है। ऐसे ही डी ग्लूकोज ये हमारी डाइट का पार्ट होगा। तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोन डी पीते हैं वहाँ पर। ऐसा तो नहीं कहती एल ग्लूकोन या ग्लूकोन एल हो, ग्लूकोन एल नहीं पीते, ग्लूकोन डी पीते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डी फ्रक्टोज है तो ये स्वीटेस्ट होती है सभी शुगर में। ग्लैक्टोज है ये मिल्क शुगर कहलाती है। और जो हमारे पास में टाइपोज शुगर है ये आरएनए का पार्ट है। और ऐसी ही एक डी ऑक्सीराइबोज भी होगी जो कि डीएनए का पार्ट होती है। बहुत देर से और लास्ट टर्न पर भी चीनी बहुत खाली है, चीनी ज़्यादा खाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है और उस कंडीशन में फिर चीनी बंद हो जाती है। चीनी बंद हो जाए तो उसके बाद में जो सबसे पॉपुलर मीठा सब्सटेंस है वो कहलाता है सैकरीन। तो सैकरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि शुगर नहीं है लेकिन शुगर का सब्स्टिट्यूट है। मीठे के अकॉर्डिंग शुगर का सब्स्टिट्यूट है सैकरीन। सैकरीन का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पॉलीसैकेराइड मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन ये वो नहीं है तो इस वजह से इसको आप शुगर नहीं बोलते। शुगर नहीं है तो ये मीठा है तो ये यूज किया जाता है। इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है। एक्चुअल में जो सैकरीन है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी कर देती है, इसलिए इसका सोडियम सॉल्ट ही खाया जाता है। बताओ भाई, इज इट क्लियर और नॉट? सोडियम सैकराइड खाया क्लियर है। क्लियर। अब देखिए बेटा मेरी बात से थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये देखो कुछ इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कम पूछा जाता है, टोटली याद रखने का होता है। तो मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आप इसका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा जो ग्लूकोज है उसमें देखो यहाँ पर CH ग्रुप होता है, तो
CHOH 4 होते हैं, CH2OH होता है, यानी कि ऐसे होता है वो। मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो हमारे पास में होता है ये होगा ऐसे CH2 मतलब CHO, तो ये होगा हमारे पास में यहाँ पर CHO। उसके बाद में यहाँ पर देखो ऐसे लिख सकते हैं हम उसको CHOH और यहाँ पर CHOH और लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर CH2OH, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपने इसका रिडक्शन कराया H2 के साथ, तो ये जो CHO ग्रुप है, जो ऊपर यहाँ पर CHO ग्रुप है, इस CHO ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये रिड्यूस होकर के यहाँ पर CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा उसको कहा जाता है सोर्बिटोल। बताओ भाई समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर हम इसका कराएंगे, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, तो ये रिएक्शन आप लोगों ने एल्केन के अंदर पढ़ी है। जब हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराते हैं और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है रेड फास्फोरस और HI, और इसका काम ये होता है कि वो कोई भी अगर रिड्यूसेबल ग्रुप है तो वो रिड्यूस होकर के एल्केन में चला जाएगा, कोई भी रिड्यूसेबल ग्रुप। तो इस केस में क्या है कि इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, सारे के रिड्यूस हो जाएंगे और सारे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो CH3 CH2 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 एंड CH। इस केस में डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस बनेगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन आप करा सकते हैं, या तो Br2 वाटर से करा सकते हैं, फेलिंग सोल्यूशन से करा सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट से करा सकते हैं, या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन से करा सकते हैं। इस केस में बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब ये निकला कि पूरा मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, केवल ये जो CHO ग्रुप है ये यहाँ पर COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड टू COH। तो ये ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा बेटा, ये जो CHO है ये तो खैर ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारे पास में ये CH2OH है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान होता है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर के पहले तो एल्डिहाइड बनाएगा, फिर और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर भी हमारे पास में COH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर भी COH ग्रुप आ जाएगा और इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे सैकरिक। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर? ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं जो चीजें समझा रहा हूँ वो क्लियर कर। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन बाई HIO। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन तो हम लोगों ने पहले भी कर रखी है, इसकी प्रैक्टिस को करवाई है मैंने। और इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप यहाँ पर बीच में से बॉन्ड को तोड़िए और तोड़ करके दोनों साइड में ऑक्सीजन को जोड़िए, OH को जोड़िए। यहाँ पर भी आपको OH जोड़ना होता है, यहाँ पर भी OH जोड़ना होता है, फिर यहाँ पर भी OH जोड़ना होता है, फिर यहाँ भी OH जोड़ना होता है। तो ये रिएक्शन हमने पहले कर रखी है और उसके बेस पर फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। इसके जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें 5 मोल तो बनते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड के और 1 बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। बताओ भाई ये रिएक्शन आप लोग कर पाते हो या नहीं? अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता दो, मैं अभी इसको करके दिखा दूंगा यहाँ पर। आसिफ, यस सर। कर पाते हो या नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन है। नहीं सर, कर ले। क्योंकि ये पहले आ चुका है इसलिए मैंने ऐसा कहा है। उसके बाद में बेटा एक है हमारे पास, देखो ये CHO ग्रुप है ना, यहाँ पर CHO ग्रुप है और यहाँ पर भी हमारे पास में OH ग्रुप है यहाँ पर। ठीक, तो मैं जो रिएक्शन यहाँ पर करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ एसिडिक एनहाइड्राइड, यानी कि एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शन में करवा रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि जो एसिड का डेरिवेटिव होता है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? एल्कोहल के साथ, और एस्टर बनाएगा। तो जो एसिड या एसिड का डेरिवेटिव होता है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से ये इतना पार्ट सेपरेट हो जाएगा, इतना पार्ट, और यहाँ पर हमारे पास में OCOCH ये ग्रुप जुड़ जाएगा, मतलब OCOCH ये ऐड हो जाएगा। तो चूंकि इसमें 5 OH ग्रुप हैं तो पांचों जगह पर यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एस्टरिफिकेशन पांचों जगह पर हो जाएगा। इससे बनेगा हमारे पास में ग्लूकोज पेंटा एसिड।
ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर हुआ है? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन होगा और कारण ये है कि 5 OH। बताओ रिएक्शन समझ में आएगी नहीं? यस Yes, sir, clear. ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक रिएक्शन है जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इन जनरल कम पूछे जाते हैं, ठीक, लेकिन कम कहा है मैंने। अगर 0 होते तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ाता। अगर 0 होते, अगर नहीं पूछे जाते तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाता। क्योंकि पूछे जाते हैं तो आप लोगों को याद करते हैं। इस केस में अगर मैं बात करूँ, एक कंपाउंड है हमारे पास में फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन आपको याद आया होगा, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन में हम लोगों ने सुना था। फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन होकर के फिनाइल हाइड्रोजोन बनता था। तो यहाँ पर भी तो यहाँ पर CHO ग्रुप है ना, तो CHO ग्रुप है। इस कंडीशन में ये भी तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके यहाँ पर पहले बनेगा हमारे पास में ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। पहले बनेगा हमारे पास में ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है, पहले तो यही बनेगा और ये बनना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर रिएक्शन कर ली, ये मॉलिक्यूल तो यहाँ गया। इसका दूसरा मॉलिक्यूल, ये जो यहाँ पर टर्मिनल कार्बन एटम है उसके पास वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आ गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और इसको ऑक्सीडाइज करके फिर तीसरा मॉलिक्यूल ये जा करके यहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल तो 2 ही लगेंगे यहाँ पर। मॉलिक्यूल तो जो फिनाइल हाइड्रोजन है उसके 2 ही मॉलिक्यूल यहाँ पर लगेंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल बीच में ऑक्सीडेशन कराने के काम में आता है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो टोटल मॉलिक्यूल काम में आते हैं यार, तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर काम में आते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको ओसाजोन कहा जाता है। बताओ भाई, क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir, clear. फिर आगे बढ़ते हैं। एक है हमारे पास में NH2OH के साथ में या HCN के साथ में रिएक्शन। देखिए इस तरीके से हमारे पास में जो CHO यानी कि एल्डिहाइड कीटोन, NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन या फिर HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। सेम यहाँ पर भी हमारे पास में NH2OH के साथ में ये ग्रुप रिएक्शन करे और यहाँ पर भी HCN के साथ में रिएक्शन होकर के ये बन जाए। तो मतलब ये निकला कि इस केस में आप लोग याद रखें, अगर इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसको तो कहेंगे ऑक्साइम, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमीन ने रिएक्शन की है इसलिए इसको ऑक्साइम बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन की है किसने? HCN ने, इसको बोलूंगा मैं साइनोहाइड्रेट। तो पहला है ऑक्साइम और दूसरा है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। तो ये रिएक्शन को वैसे ही है जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कहानी, इंपॉर्टेंट कहानी है। इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि ग्लूकोज कभी भी 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट भी नहीं देता। क्योंकि ये इन टेस्ट को नहीं दे रहा है, इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो इसका CHO ग्रुप है वो उतना फ्री नहीं है। अगर वो बिल्कुल फ्री होता तो फिर रिएक्शन करता, वो सारी रिएक्शन देता एल्डिहाइड की, लेकिन ये एल्डिहाइड की समस्त रिएक्शन नहीं देता, सारी रिएक्शन नहीं देता। तो ये 2 रिएक्शन ऐसी हैं, एक तो DNP टेस्ट और स्टिप टेस्ट। इसके साथ साथ ये NaSO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, उसमें लिखा हुआ लिखा है, ये इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। इससे ये साबित होता है कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है और जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है और उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ठीक, तो ये 3 रिएजेंट याद रखेंगे, 2,4-DNP टेस्ट, स्टिप टेस्ट और इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो है कार्बोहाइड्रेट, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में देखिए, अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो मैंने आपको लास्ट टाइम में समझाया था कि हमारे पास में अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक ही कार्बन एटम पर COH और NH2 ग्रुप होगा, तो यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड आ जाएगा। अगर अगले कार्बन एटम से होगा तो इसको बीटा बोलेंगे। अब ये भी हमारे पास में जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इस तरीके से,
और इनको भी आप डी अमाइनो एसिड या एल अमाइनो एसिड बोलते हैं। केवल एक ही अमाइनो एसिड ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और वो होता है हमारे पास में ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में दोनों साइड में यहाँ पर एच आया होता है, और इस तरह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर मैं एलेनिन की बात करता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर NH2COH और एक साइड में एच आएगा और एक साइड में CH आएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद में देखिए और जो सारी बातें हैं मैं इसकी समझा चुका हूँ पहले ही, और मैंने आपको बता दिया था। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिसे हमारी बॉडी बना लेती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं बना पाती है, तो वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल है। और आप मेरे से शायद मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे कि इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। आप ये जानते हो या नहीं? बोलो। बायोलॉजी में इसेंशियल और इसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि आपको डाइट से ही लेने पड़ते हैं, ठीक है, और एक होते हैं नॉन इसेंशियल, उनको डाइट से नहीं लेना पड़ता, वो तो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक मतलब जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो सब मैंने यहाँ पर लिखा रखा है। अब हम यहाँ पर एक छोटा टॉपिक और है, याद रखने का है बस, और कुछ नहीं करना है। वो होता है बेटा हमारे पास में प्रोटीन की टेस्ट, ये याद रखना है बस, और आपको करके नहीं देखना। इसमें एक होता है बायूरेट टेस्ट, एक होता है मिलन टेस्ट, एक होता है नील हाइड्रेट टेस्ट, और एक होता है हमारे पास मिलन के ऊपर ही यहाँ पे लिख दिया था, क्या दोबारा लिखा हुआ है, और एक होता है हमारे पास में कैल्को प्रोटीन टेस्ट। तो ये केवल आप लोगों को नाम से ही याद रखना है बस, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। बताओ भाई, यहाँ तक की कहानी क्लियर? आगे बढ़ जाएं अब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मैंने कह दिया है कि ये जो टॉपिक है इसके जो नोट्स है मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ नहीं लगा। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? उसमें एक तो होता है बेटा शुगर का मॉलिक्यूल, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस। तो इन तीन चीजों को मिला करके हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। शुगर का मॉलिक्यूल इसी के साथ में जुड़ा हुआ होता है हमारे पास में फॉस्फेट, शुगर के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजिनस बेस। उसके बाद में फिर यहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूल और इसी से जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजिनस बेस, और शुगर से फिर यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा। तो मतलब इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस होता है। जो हमारे पास में डीएनए है, डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ये है CHO, CH2, CHOH, CHOH एंड CH2। अगर आप इसका बनाएंगे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, तो इसकी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। सेम उसी तरीके से आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर का अगर आप यहाँ पर जो है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि फ्यूरानोज स्ट्रक्चर वो यहाँ पर दिखेगी। जो हमारे पास में नाइट्रोजिनस बेस है, मैंने अभी वहाँ पर लिखे थे, जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को आप कहते हैं बेटा प्यूरीन बेस, इसमें दो आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। एक होते हैं हमारे पास में पाइरिडिन बेस, इसमें आते हैं हमारे पास साइटोसिन एंड थायमिन, या फिर थायमिन की जगह यूरेस। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेस, इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। ठीक, वैसे इन जनरल तो इनकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप यहाँ पर इनको याद रख सकते हैं। बस एक बात अगर आप याद रखेंगे तो चीजें हो जाएंगी। जो प्यूरिन बेस है उसमें एक्चुअल में दो रिंग होती है, और जो पाइरिडिन बेस है उसके अंदर यहाँ पर सिंगल रिंग होती है। फिर मैंने यहाँ पर जो लिखा है डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन होता है। तो ये बातें हमारे पास में रिलेटेड है थोड़ा सा बायोलॉजी से। अगर मान लीजिए एडेनिन, अब होगा क्या, इसमें थोड़ा सा आगे की कहानी बताया था।
जैसे हमारे पास में यहाँ पर 2 स्टैंड बनेंगे डीएनए में, 2 स्टैंड होते हैं इस तरीके से करके, यहाँ पर 2 स्टैंड है। और स्टैंड बनाओगे तो उस केस में क्या होगा कि इस स्टैंड में भी कुछ हमारे पास में पायरिडीन और प्यूरिन बेस होंगे और दूसरे वाले में भी पायरिडीन और प्यूरिन बेस होंगे। फिर दोनों के बीच में बनेगी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों के बीच में होती है बॉन्डिंग। तो वो जो बॉन्डिंग है वो कैसे कैसे हो सकती है, वो एक ही टी के साथ हो सकती है, ऐसे ही सी की ए के साथ हो सकती है, ठीक पेयरिंग ऐसे बनेगी, या फिर सी की जी के साथ हो सकती है या जी की सी के साथ हो सकती है। मतलब इनकी जो पेयरिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इस तरह से होती है। जब सी की जी के साथ होती है तो 3 बॉन्ड बनते हैं, और जब ए की जी के साथ होती है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बताओ भाई, ध्यान आया या नहीं ये बातें? यस सर। ये तो बायोलॉजी में पढ़ी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो पूरा ये राउंड बनता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का बनता है। और जब आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम में एक पूरा इसका जो पूरा एक स्पाइरल है वो पूरा हो जाता है 34 एंगस्ट्रॉम में। किन्हीं दो के बीच जो, और एक इसमें पूरे एक स्पाइरल में 10 बेस पेयर होते हैं, तो इसके हिसाब से किन्हीं 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस आती है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया, देखो पिच जो है पूरा टर्न एक 34 एंगस्ट्रॉम का है, नंबर ऑफ बेस पेयर 10 होते हैं, तो 2 के बीच में यहाँ पर 3.4 आएगा, और जो डायमीटर है वो मैंने यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम है। चलिए ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। अब एक बार बात करते हैं विटामिन। विटामिन में जो जो सी बातें आप लोगों को याद रखनी होती हैं विटामिन से संबंधित, वो यहाँ पर है, ठीक है। एक तो खास बात ये है कि विटामिन एक्चुअल में को एंजाइम होते हैं, एंजाइम को सपोर्ट देने वाले को एंजाइम। विटामिन सी ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हीट के लिए, गर्म करने से खराब हो जाता है। इसलिए जो आंवला है, आजकल कोरोना काल में आंवला खूब खाया जा रहा है, तो आंवला को गर्म करके मत खाइए, ठंडाई खा लीजिए, तो उससे विटामिन सी मिलेगा। उसके बाद में एंटी न्यूराइटिक विटामिन, जो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब होने से बचाते हैं, B1, B6 और B12, स्पेशली B12। और अगर किसी के नर्वस सिस्टम में कोई ब्रेकडाउन हो जाए, कमी आ जाए, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर इनके ही सब्स्टिट्यूट दिए जाते हैं, मिथाइल कोबालामिन, मिकाबालामिन, उसको यहाँ पर दिया जाता है पेशेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है उनको मेंटेन रखते हैं, बोलते हैं AEN। फैट सोल्यूबल विटामिन ये ADEN के होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन ये हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स सी होते हैं। ज्यादातर जो इंडियन है वो वेजिटेरियन है, ज्यादातर इंडियन वेजिटेरियन है, और यही एक समस्या है जिसकी वजह से ज्यादातर इंडियन के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी रहती है, बी की डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है, क्योंकि जो बी कॉम्प्लेक्स है वो वेजिटेबल्स के अंदर नहीं होता या कम होता है। जो हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स या सी है, इसका रेगुलर इंटेक जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको ले लिया, ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से हमारी बॉडी में से लगातार बाहर होते रहते हैं। बताओ भाई, इनमें कोई दिक्कत? बोलो भाई, एनी डिस्कशन? इस पॉइंट को डिस्कशन करना हो इसमें तो मुझे बताएं। यस सर। तो ये फाइल मैं कर देता हूँ अब बंद। इस फाइल को बंद करके अब हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट फाइल पर। मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट फाइल कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट फाइल दिख पा रही है बेटा आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। बेटा तो मैं इसको थोड़ा सा नहीं दिख रही होगी, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब उस टॉपिक को देखते हैं एक बार।
कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो ये है हमारे पास में एक पॉलीमर वाला टॉपिक। ये भी टोटली याद करने वाला ही होता है, और अगर डाटा याद कर आपको रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसकी क्वेश्चन करने होंगे, तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या है वो मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। बेटा सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास पॉलीमर है उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास में कई सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जो पॉलीमर है उसमें हम स्ट्रक्चरल टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक पॉलीमर हो सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को पीफ्लो पढ़ाया था तो उसमें मैंने सिलिकॉन्स पढ़ाए थे, आपको ध्यान आया होगा, मैंने वहाँ पर पढ़ाए थे सिलिकॉन्स, और एक टॉपिक पढ़ाया था सिलिकेट। जो हमारे पास सिलिकॉन्स वहाँ पर हैं वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर की कैटेगरी में आएंगे। ऑर्गेनिक पॉलीमर तो ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इसके साथ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखनी है, क्योंकि आगे बहुत सारे पॉलीमर हैं जो ऑर्गेनिक ही हैं। सोर्स के हिसाब से हम देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड पॉलीमर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। जो नेचुरली अकरिंग है हमारे पास में दैट इज सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन और भी बहुत सारे होते हैं। डेराइव्ड जो कि नेचुरल पॉलीमर से बनाए जाते हैं, उनमें सेल्यूलोज नाइट्रेट ये पॉपुलर पॉलीमर होता है। इसके अलावा हमारे पास में होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब इनका नेचुरल पॉलीमर से कोई संबंध नहीं है, हमें इनको बनाना पड़ता है अलग से। इसमें हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल हैं। सिंथेटिकली हम बनाते हैं, पॉलीथीन है या फिर नायलॉन है, टेक्रोन है या फिर न्यूक्लिन। तो ये ऐसे हमारे पास पॉलीमर है जो कि हम लोग बनाते हैं, इनका यूज होता है और उसी का अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो इनको हम लोग प्योर सिंथेटिक करेंगे। एक है हमारे पास में मोनोमर यूनिट के बेस पर पॉलीमर को क्लासिफाई करना। इसमें नियम ये है कि अगर मान लीजिए एक ही तरह की मोनोमर यूनिट वहां पर यूज होती है, एक ही तरह की मोनोमर यूनिट अगर यूज होती है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ एक बार, सपोज दैट मैंने कहा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, और जितनी भी मोनोमर यूनिट है वो सारी किसी टाइप की है, सब एक। इसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा होमोपॉलीमर। अगर उसमें एक ही तरह की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो फॉलो होती है। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन। जैसे ये इथीन है और इसका यहाँ पर बॉन्ड बनते हुए चले जाएंगे तो ये पॉलीथीन हो जाएगा। मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन ये होगा होमोपॉलीमर। एक होता है बेटा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल है वो काम में आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सिमिलर लिए थे, अगर डिफरेंट हो तो फिर मैं उनका नाम रखूंगा कोपॉलीमर। तो एक होमोपॉलीमर होता है, वो एक हमारे पास में होता है कोपॉलीमर। बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट और नॉट? समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है, चलिए फिर और आगे देखते हैं। एक है बेटा हमारे पास में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बेस पर। अगर हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो वहां पर एडिशन रिएक्शन हो सकती है या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब पॉलीमर बनेगा तो उसमें कोई भी और मॉलिक्यूल, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल उससे नहीं निकलेगा। H2O या H2 या CO2 ऐसा कोई मॉलिक्यूल उससे निकलेगा नहीं, तो होगा हमारे पास में एडिशन पॉलीमर। और दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वहां से छोटे मॉलिक्यूल कुछ निकल जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जाम्पल यहाँ पर है पॉलीइथाइलीन, PVC, पैन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन, ब्यूनाइल रबर, और इसके अलावा पॉलीआइसोप्रीन, टेफ्लोन। इनके मोनोमेरिक यूनिट और ये क्या है ये आगे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बेकेलाइट, नाइलोन 66, टेरिलीन और टेक्रोन, ये हमारे पास में है कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब समझ गए कंडेंसेशन का और एडिशन का? ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पास में पॉलीमर है वो कमजोर है या मुश्किल है, मतलब मजबूत है, उनके अंदर किस तरह की फोर्सेस प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम यहाँ पर इनको अगेन फिर दो टाइप की कैटेगरी में रखेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बेस पर। ठीक है, हम इनको वैसे चार कैटेगरी बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर दो बनाई है क्योंकि मैंने दो को इससे आगे ले लिया है। इसमें से एक तो है हमारे पास में इलास्टोमर। इलास्टोमर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीक वान डेर वाल्स फोर्स होती है, वीक वान डेर वाल्स।
और ये इस तरह के पॉलीमर होते हैं कि आपने इनको खींचा फिर छोड़ दिया, तो जैसे खींचा तो खींच गए, छोड़ दिया तो फिर अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में चले गए। तो इनको आप लोग कहते हैं इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टोमर जैसे जिसे आप जनरली इलास्टिक भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में रबर। दूसरे होते हैं हमारे पास में फाइबर। फाइबर मजबूत होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इनकी मजबूत होती है, और इस केस में वांडरवाल फोर्स ना होकर के बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, मजबूत बॉन्डिंग। और अच्छा एग्जाम्पल है इसका नाइलोन। देखिए उसके बाद देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दो और है हमारे पास। उसमें से एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि आप इनको यूज कर सकते, रीयूज कर सकती हैं। मान लिया आपके पास कोई प्लास्टिक है, वो खराब हो गई, मतलब जो भी उससे बना हुआ था वो चीज टूट गई, तो अब दोबारा से इसको मोल्ड कर सकते हैं, दोबारा से इसको मोल्डर फॉर्म में ला करके तो उसके बाद में फिर इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक का मतलब ये है कि एक बार आपने बना लिया तो जो कुछ बन गया, टूट गया तो वो प्लास्टिक बेकार। ठीक, तो इस केस में आपको ये याद रखना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होती है इसकी जो फोर्स है वो बीच में होती है दोनों के, इलास्टोमर और फाइबर जो ऊपर दो पड़े थे हमने, उनके बीच में होती है इसकी फोर्स, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक ये हाईली जो है क्लोज लिंक्ड होती है, हार्ड होती है, नॉन फ्यूजिबल होती हैं और इनसॉल्युबल पॉलीमर होते हैं। ये सबसे खतरनाक है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। जैसे एग्जाम्पल है इसका पेकेट। बताओ कि जो चार टर्म की वो क्लियर हो गई, इलास्टोमर, फाइबर और थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। ये चार टर्म मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाएंगे। चलिए इससे आगे से बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा बेटा इसमें क्या है, जैसे मुझे यहाँ पर एडिशन पॉलीमर बनाना है, तो एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे होगा वो? देखिए उसमें क्या होता है, दो तरीके से आप एडिशन पॉलीमर बना सकते हैं। एक तो है हमारे पास में फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है हमारे पास में एनायनिक पॉलीमराइजेशन। दो तरीके का होगा। अब ये कैसे होगा वो समझिए। जैसे सपोज दैट मेरे पास में यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब आपने क्या किया कि इसमें यहाँ पर कोई एक इनिशिएटर यूज कर दिया और वो इनिशिएटर था हमारे पास में, इनिशिएटर फ्री रेडिकल था। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर देखो आई लग जाएगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या करेगा कि ये इस वाले बॉन्ड को फिर यहाँ से इधर करके तोड़ देगा और मेरे पास में दोनों मॉलिक्यूल फिर आपस में अटैच हो जाएंगे और ये ऐसे चलता हुआ चला जाएगा लगातार। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो कि या तो फ्री रेडिकल से होता है या फिर कभी कभी रेयरली एनायनिक मैकेनिज्म से होता है। बताओ भाई, इज इट क्लियर और नो? समझ में आ गया ये? हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इससे आगे हमारे पास में है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में यह है कि जैसे ये दो मॉलिक्यूल आपने लिए, एक तो मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास में यहाँ पर ये है। एक मॉलिक्यूल तो आपने यहाँ पर ये लिया है और दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास में यहाँ पर ये है। अब इन दो मॉलिक्यूल को यहाँ से आप जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये तो है देखो यहाँ पर एसिड का पार्ट, यहाँ पर ये मेरे पास में अल्कोहलिक पार्ट, तो बीच में यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन होकर के एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एस्टर का फॉर्मेशन। यहाँ पर ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉलीएस्टर। यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर को एक बार चेक कर लेंगे, स्ट्रक्चर गलत लिखेंगे। तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास बीच में एस्टर का फॉर्मेशन होकर के,
ये बन जाएगा यहाँ पर पोलिएस्टर। इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन लगातार होता हुआ चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा पोलिएस्टर। इसको हम लोग कहते हैं स्टाइलोन या स्टाइलिन या तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है कि किस तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन होकर के और यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, एक मिनट जरा मैं सेट कर दूं। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद में देखिए कुछ हमारे पास में पॉलीमर है जो आपको याद करने हैं। याद करने में जैसे पॉलीथीन है तो ये इथीन से बनेगा। इसके अलावा पीवीसी है तो ये बनेगा विनाइल क्लोराइड से, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड से लगातार जुड़ता हुआ चला जाएगा, एडिशन पॉलीमर है। उसके बाद में हमारे पास में एक होता है पॉली एक्राइल नाइट्राइल। तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का मतलब होता है कि एक्राइलो नाइट्राइल यानी कि इस कंपाउंड का पॉलीमर है। तो इस कंपाउंड का पॉलीमर बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपने CN ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपने CN ले लिया, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, इसको पैन कहते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ऐसे हमारे पास में एक कंपाउंड यहाँ पर स्टाइरीन है, स्टाइरीन से भी ऐसे कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH लिया आपने और यहाँ पर हुआ C6H5। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH एंड C6H5। ये इलेक्ट्रॉन पे इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा और इस तरीके से ये जुड़ते हुए चले जाएंगे और इससे बन जाएगा हमारे पास में पॉली स्टाइरीन। बताओ भाई, क्लियर हुआ ये? यस सर। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है जैसे CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका पॉलीमर बनाओगे तो ये बन जाता है टेफ्लॉन। ठीक है, और इसको आप लोग कहते हैं पॉली टेट्राफ्लूरो। इसके अकॉर्डिंग ये बनता हुआ चला जाएगा। एक है हमारे पास में पॉली आइसोप्रीन। अब देखो ये जो काम है, ये काम आप लोगों को याद रखने का है क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट आपसे पूछी जाएगी किसी भी पॉलीमर की। तो पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन में क्या होगा, इसमें आइसोप्रीन लिया जाता है, ये आइसोप्रीन है मेरे पास। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर फिर मेरे पास CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में यहाँ पर CH2 और यहाँ पर होता है CH2। अब देखो एक और मॉलिक्यूल में लिख रहा हूँ उसका, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर फिर CH और इसमें गलती हो गई थी सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया। तो होगा क्या, देखो ये वाला बॉन्ड टूट के आएगा इधर, समझ लेना थोड़ा सा क्योंकि इसमें हल्का फुल्का कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो ये वाला बॉन्ड टूट के आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड टूट के जाएगा इस वाले कार्बन पर, ये वाला बॉन्ड टूट के आएगा इधर और ये चला जाएगा आगे। तो इस तरीके से ये अटैच होते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास में बन जाएगा पॉली स्टाइरीन। फिर उसके बाद में इसका आप वल्केनाइजेशन कर सकते हैं। जब हम इसका वल्केनाइजेशन करते हैं, इस केस में बीच बीच में यहाँ पर सल्फर ऐड हो जाएगी, फिर बन जाती है वल्केनाइज रबर। ये हमारे पास में पॉली स्टाइरीन। बताओ भाई, पॉइंट समझ में आया कि नहीं ये? यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूप्रीन है, ठीक है, न्यूप्रीन में क्लोरोप्रीन मैंने ले लिया यहाँ पर, ये क्लोरोप्रीन होता है कंपाउंड और सेम वैसे ही जैसे ऊपर अभी रिएक्शन हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूप्रीन बन जाएगा। ठीक, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर में आप लेते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन लेते हैं और स्टाइरीन लेते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन को लगातार आप जोड़ते हुए चले जाते हैं, इससे बन जाती है ब्यूना एस रबर। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इससे आगे बढ़ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती हुई चली जाएगी। तो इससे बन जाता है हमारे पास ब्यूना एस रबर। ये बहुत हार्ड होती है, बहुत मजबूत होती है। सूखे सोल बनाने में, टायर बनाने में या वायर की इंसुलेशन में ब्यूना एस रबर का यूज होता है। एक होता है हमारे पास में ब्यूना एन रबर। ब्यूना एन रबर का मतलब ये होता है कि ब्यूटा 1,3 डाइईन तो आपको लेना ही है
लेकिन इस बार आपको लेना है यहाँ पर विनाइल साइनाइड। देख सकते हैं पहले आपने स्टाइलिन लिया था, आपने यहाँ पर लिया है विनाइल साइनाइड, बस इतना अंतर है। इसके अलावा बची हुई बातें बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी। ये पहले भी मैंने आपको समझा दिया था। तो ये हमारे पास में यहाँ पर टेरिलीन या फिर डेक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है हमारे पास में यहाँ पर ग्लिप्टल। ग्लिप्टल के लिए आप क्या करेंगे, एक तो लेंगे यहाँ पर सैलिक एसिड, ये मेरे पास में यहाँ पर सैलिक एसिड है, और एक आप यहाँ पर ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ से H2O निकाल देंगे, और ये भी हमारे पास में एक पोली एस्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो है एस्टर ग्रुप बन जाएगा, और ऐसे ही रहते ही बन जाएगा, जैसे बन जाएगा। इस केस में यहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट ये है। एक है मेरे पास में यहाँ पर नाइलोन 6। इसका जो कंपाउंड है ये कई बार पूछा गया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार ये पूछा गया है। कैप्रोलैक्टिन, और जो कैप्रोलैक्टिन है इससे बनता है नाइलोन 6। ये बॉन्ड एक्चुअल में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये अटैच हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से, और ये अटैच हो जाएगा अगले मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन। इस तरीके से हमारे पास में ये बनता हुआ चला जाएगा। एक है मेरे पास में यहाँ पर नाइलोन 66। जो नाइलोन 66 है इसमें एक तो लेते हैं आप एडिपिक एसिड, और एक लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, यानी कि ये कंपाउंड, और दोनों की रिएक्शन करा करके इधर से यहाँ पर रिएक्शन होगी, इसका H2 अगले COH के साथ में रिएक्शन करेगा, और ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बताओ भाई, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ भाई बोलिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो खैर इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से करा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान था टॉपिक। अब हमारे पास में एक और टॉपिक है जो आप लोगों का बचा है, और तो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को प्रॉपर वे में। अब एक और टॉपिक है उसको मैं करा रहा हूँ। टॉपिक का नाम बताओगे? टॉपिक का नाम बताओ भाई। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाँ, ये एक टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस टॉपिक को मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। कि मेरे पास में जो नोट्स हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं है, आएंगे तो मैं दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं है। सर। हाँ जी बेटा। सर RM02 में ना क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं हुआ है। RM2 में? यस सर, वो सर ने पहले छोड़ दिया था क्योंकि GOC आपने नहीं पढ़ाई थी ना हमें। अच्छा, ठीक है। तो लास्ट RM2 टाइम में ठीक है, कोई बात नहीं, ये टॉपिक बचा हुआ है। और RM3 में तो हो गया बेटा, RM3 के बच्चे? बताओ भाई, RM3 में तो हो चुका है बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता ना करिए। तो मैं मंडे में क्लास लगा दूंगा, और मैं मंडे में क्या करूँगा कि मतलब दोनों के लिए बना दूंगा क्लास को, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पार्ट होता है वो मैं समझा दूंगा आसान, आप लोगों को याद है। ठीक है, मंडे में लगाते हैं। तो एक क्लास आज अभी ले लेते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो एक और क्लास लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे, कुछ पूछना होगा तो पूछ लोगे। देखिए बेटा, हमें यहाँ पर टॉपिक देखना है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सिलेक्ट करनी पड़ेगी अभी। अब दिख रही होगी। यस यस। पहले तो बतावे ना, जब सब कुछ हो जाएगा जब भेजे। चलिए, देखिए बेटा, आप लोग ये सब जावे ना। वो हमारे पास है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
और इसमें कुछ नहीं है, मेनली आप लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ और उनके जो नाम हैं, उनके जो फंक्शन है, बस वो समझना होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास दैट इज एंटीपायरेटिक। सबसे पहला है हमारे पास दैट इज एंटीपायरेटिक। तो बताइए, क्या आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि एंटीपायरेटिक आप किसको कहते हैं बेटा? एंटीपायरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं, हाँ, एंटीपायरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बुखार उतार देते हैं, विच आर यूज टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, यूज टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर।